वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे कर्नाटिक वॉर की। लास्ट क्लास में हमने कर्नाटिक वॉर फर्स्ट की हम बात कर चुके हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा कर्नाटिक वॉर सेकंड और कर्नाटिक वॉर थर्ड। ये तीनों ही को दोनों कवर करेंगे हम। ठीक है, क्या क्या हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे। बैटल ऑफ होम्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये हम कवर नहीं करेंगे। अगर इसे देखना है, जानना है इसके बारे में, तो फिर आप पहले वाली वीडियो पर जा सकते हो। आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ अम्बेर, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस, ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 7 ईयर वॉर के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, इन सभी वॉर्स के रीजंस, कोर्स ऑफ वॉर और आउटकम्स हमें क्या मिलते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हो कि कर्नाटिक वॉर सेकंड और कर्नाटिक वॉर थर्ड हम डिटेल में बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि इंडियन फोर्सेस उस समय क्या कर रहे थे, इंडियन रूलर्स क्या कर रहे थे, किस तरीके से एक आसानी से 300 लोगों की आर्मी ने एक 10,000 लोगों की आर्मी को हरा दिया। ये भी हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी जो संख्या है वो आपकी काबिलियत पर भारी पड़ती है। चलिए खैर, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने कर्नाटक वॉर फर्स्ट के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से टेक प्लेस करता है। ठीक है, स्वेट ऑफ सेंट फोम्स और पौंडीचेरी मद्रास का क्या रोल रहता है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चापल साइन हुई थी, जिसका क्या इम्पैक्ट रहता है, ये हमने देखा था। चलिए बात करते हैं कर्नाटक वॉर सेकंड की। ठीक है, अब देखो कर्नाटक वॉर सेकंड हम बोल तो रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कर्नाटक शामिल नहीं है, इसमें हैदराबाद और कर्नाटक दोनों ही शामिल हैं, दोनों का ही एक रोल रहता है। ठीक, तो रोल क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रेंच थे, ये एक चीज़ समझ गए थे कि अगर हम इंटरनल पॉलिसीज ऑफ रूलर्स में अगर हम इंटरफेयर करना शुरू कर दें, देन वी हैव द मोर गेन। अगर हम इनके इंटरनल मामलों में दखलंदाजी करें तो हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। इंटरनल मामले कैसे? दे वॉन्ट टू बिकम द किंग मेकर, कि अगला राजा कौन बनेगा। दे वॉन्ट टू प्लेस दैट पर्सन दोज हु आर इन द फेवर ऑफ देम। ठीक है, कोशिश इन्होंने की थी। मैंने आपको बताया कर्नाटक वॉर फर्स्ट हुआ, जिसमें इन्होंने ये देख लिया कि हाँ भाई, हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, रूलर्स इनके कितने मूर्ख बन चुके हैं, ठीक, कितने आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, ये इन्होंने फाइंड आउट कर लिया था। मौका मिलता है 1748 में। निज़ाम उल मुल्क असफ जाह। अब ये निज़ाम उल मुल्क के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब निज़ाम उल मुल्क ने क्या किया, ये 1748 में इनकी डेथ हो जाती है। निज़ाम उल मुल्क असफ जाह ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट बनाया था। ठीक है, जिन्होंने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट बनाया था। इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ तक रूल बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है, हैदराबाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे इनकी डेथ होती है, देन सक्सेशन वॉर शुरू हो जाता है। हु विल बिकम द नेक्स्ट नवाब, हु विल बिकम द नेक्स्ट निज़ाम। ठीक है, हैदराबाद में निज़ाम चलता है, बाकी जगह पे नवाब चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो हैं, एक तो नसीर जंग है और एक मुजफ्फर जंग। ठीक है, नसीर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक है, ये इनका सन है और ये इनका ग्रैंड सन है, ध्यान रखना। ठीक, अब इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, कौन राजा बनेगा। इनको सपोर्ट करते हैं ब्रिटिशर्स और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं फ्रेंच। मीन्स दे आर इंटरफियरिंग इन द इंटरनल मैटर ऑफ अ इंडियन रूलर। नसीर जंग को ब्रिटिशर्स इस्टेब्लिश कराना चाह रहे थे और मुजफ्फर जंग को फ्रेंच इस्टेब्लिश कराना चाह रहे थे। अब देखो, ये सीन तो आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में सिविल वॉर का, ये सीन है। आपको सेम सीन देखने को मिलेगा चंदा साहिब यानी कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या चल रहा था, निज़ाम उल मुल्क की डेथ के बाद, निज़ाम उल मुल्क की डेथ के बाद ये जो हैं चंदा साहिब, ये कब्जे में थे, यानी ये प्रिजन में थे। किसके? निज़ाम उल मुल्क के। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क के कब्जे में थे, इन्होंने कैद कर रखा था चंदा साहिब को। ठीक है, और चंदा जब ये डेथ हो जाती है निज़ाम उल मुल्क की, तो मराठाज इनको छुड़वा देते हैं।
ठीक है, चंदा साहिब को। अब ऐसा तुम सोचो कि डेथ के बाद क्यों छुड़वा रहे हैं, पहले छुड़वा सकते थे, है ना। नहीं, देखो, एवरी रूलर वांट टू सिक्योर देयर पोजीशन। तो मराठास भी चाहते थे कि इन फ्यूचर निज़ाम और नवाब यानी हैदराबाद और कर्नाटक आगे इन फ्यूचर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो इनको ऐसे कुछ मामलों में उलझा दो ताकि इंटरनल मामलों में उलझे रहे और हम पर आक्रमण करने के बारे में ना सोचें या हमसे उलझने के बारे में ना सोचें। ठीक, तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप सिविल वॉर शुरू करा दो किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, तो उस आउटर कंट्रीज पर ध्यान नहीं जाएगा उस चीज़ का। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, दोस्त चंदा साहिब को छुड़वा दिया। अभी चंदा साहिब कौन थे, दोस्त अली के सन इन लॉ थे। कौन थे, सन इन लॉ। सन इन लॉ। कर्नाटक में मैंने आपको बताया था, कर्नाटक में ऑलरेडी एक रूलर है जिसको हम बोलते हैं अनवरुद्दीन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, ऑलरेडी एक रूलर है अनवरुद्दीन। ठीक है, ही वॉज द नेफ्यू ऑफ दोस्त अली। दोस्त अली का कोई संतान नहीं थी, मतलब मेल संतान नहीं थी, तो अनवरुद्दीन, ठीक है, ये रूल कर रहे थे। अब जैसे ही सन लॉ छुड़ कर आते हैं तो फिर इन दोनों के बीच में वॉर शुरू हो जाता है, एक टसल शुरू हो जाता है। चंदा साहिब को तुरंत सपोर्ट किया फ्रेंच ने, और क्योंकि अनवरुद्दीन को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। रीजन क्या था, फ्रेंच ने धोखा दे दिया था अनवरुद्दीन को। पहले प्रॉमिस किया कि हम मद्रास जो सिक्योर कर रहे हैं ब्रिटिशर्स से वो हम आपको दे देंगे। लेटर फ्रेंच ने मना कर दिया देने से, तो फ्रेंच और अनवरुद्दीन के बीच में एनोनिमिटी हो गई। ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। सपोर्ट कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि ठीक है आप सही बोल रहे हो कि ये फ्रेंच वाले लोग कभी भरोसे लायक नहीं होते, हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स और अनवरुद्दीन साथ में आ गए। जैसे चंदा साहब छुटकर आते हैं, चंदा साहब भी अपनी पोजीशन को क्लेम करते हैं कि मैं राजा बनूंगा, ठीक है, मैं ही इसका असली उत्तराधिकारी हूँ, और इस चीज़ को सपोर्ट कर देते हैं फ्रेंच। तो ध्यान रखना, दोनों ही जगह पर आपका हैदराबाद में भी सक्सेशन वॉर शुरू हो गया है, और सेम तरीके से आपका यहाँ पर कर्नाटक में भी सक्सेशन वॉर शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर पोजीशन ये बनती है, कर्नाटक में अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच। हैदराबाद में नसीर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच। इन दोनों के बीच में एक राइवलरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में राइवलरी क्रिएट हो जाती है। नाउ वॉर शुरू होता है अपनी अपनी पोजीशन को क्लेम करने के लिए। जो वॉर शुरू होता है उसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ अम्बेर। बैटल ऑफ अंबर कब, 1749 में। कब शुरू होता है ये, 1749 में। कर्नाटक का रुख करेंगे तो कर्नाटक में क्या होता है कि जो फ्रेंच आर्मी है ये अनवरुद्दीन को मार देती है। अनवरुद्दीन जो ब्रिटिशर्स द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था, इसे ये मार देते हैं। ही वॉज किल्ड बाय फ्रेंच। जैसे ये मर जाता है, तुरंत ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मोहम्मद अली खान को लेकर आ जाते हैं। मोहम्मद अली खान इन्हीं की फैमिली मेंबर में से था, उसे लेकर आ जाते हैं और उसे किंग डिक्लेयर कर देते हैं। ध्यान रखना, फ्रेंच वांट टू प्लेस चंदा साहिब एज द नवाब ऑफ कर्नाटक। ठीक है, ये चंदा साहिब को नवाब ऑफ कर्नाटक प्लेस करना चाहते थे। कब तक नहीं हो सकते, जब तक राजा नहीं मरता। यहाँ पर एक राजा मरा, तुरंत दूसरा राजा प्लेस कर दिया गया, मोहम्मद अली खान। और जब तक मोहम्मद अली खान नहीं मर जाएगा तब तक फ्रेंच चंदा साहिब को राजा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो जब तक राजा की पोजीशन, चेस का गेम देखा है, चेस कितने भी सिपाही मर जाए बस राजा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, राजा मरा, तुरंत इनके पास सेकंड ऑप्शन था, इन्होंने मोहम्मद अली खान को नवाब ऑफ कर्नाटक डिक्लेयर करा दिया। अब फ्रेंच का जो टारगेट, नेक्स्ट टारगेट बनेंगे, वो बनेंगे मोहम्मद अली खान। अब चलते हैं हैदराबाद की तरफ। हैदराबाद में मैंने बताया था ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे नसीर जंग को, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच। इन दोनों के बीच में वॉर शुरू होता है। रिजल्ट ये निकलता है कि कर्नाटक जो फ्रेंच हैं अपने एक जनरल को भेजते हैं जिनका नाम है डी बसी। ठीक है, डी बसी को भेजते हैं।
जिसे मुजफ्फर जंग को हेल्प करने के लिए। ठीक है, रिजल्ट ये निकलता है कि नसीर जंग को मार देते हैं। ठीक, हाँ, रिजल्ट ये निकलता है कि नसीर जंग को मार देते हैं। तो फ्रेंच किल्ड नसीर जंग एंड प्लेस मुजफ्फर जंग, ही बिकम द नेक्स्ट नवाब। लेकिन कुछ समय बाद इनको भी मार दिया जाता है। ठीक है, इनको भी इंटरनल पॉलिसीज के थ्रू या कह सकते हो कि इंटरनल राइवलरी के थ्रू मार दिया जाता है। उसमें ब्रिटिश फ्रेंच का कोई रोल नहीं रहता। जैसे ही मुजफ्फर जंग मरता है, तुरंत डी बसी क्या करते हैं, सलाबत जंग को न्यू नवाब डिक्लेयर कर देते हैं। ध्यान रखना, लड़ाई जहां से शुरू हुई थी, जिन प्यादों से शुरू हुई थी, वहां से अभी आगे बढ़ चुकी है। मुजफ्फर जंग की डेथ हो जाती है, बहुत जल्द डेथ हो जाती है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए, मतलब ये सीट खाली ना रहे और ब्रिटिशर्स को मौका ना मिल जाए, तुरंत डी बसी क्या करते हैं, सलाबत जंग को नवाब डिक्लेयर करा देते हैं। अभी एक बार दोबारा रिकैप कर लो। बैटल ऑफ अम्बेर शुरू होता है, फ्रेंच किल कर देते हैं अनवरुद्दीन को। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सीट खाली ना हो पाए इसलिए मोहम्मद अली खान को नया रूलर बना देते हैं। ठीक है, किसका, कर्नाटक का। हैदराबाद में क्या करते हैं, हैदराबाद में फ्रेंच नसीर जंग को ख़त्म करवा देते हैं, उसकी जगह पर मुजफ्फर जंग को नया रूलर बना देते हैं। लेकिन ये बहुत छोटे समय के लिए रूलर बनते हैं और ये मार दिए जाते हैं। इनकी जगह पर नया रूलर ये प्लेस कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सलाबत जंग। ठीक है, यानी दोनों ही कोशिश कर रहे थे कैसे भी किंग की पोजीशन खाली ना हो पाए। ठीक है, अब कर्नाटक में मैंने आपसे बोला था कि चंदा साहिब क्या कर रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक में मैंने क्या कहा था, कर्नाटक में चंदा साहब अपनी पोजीशन को बनाना चाह रहे हैं, वो राजा बन जाए। ठीक, मोहम्मद अली जो कि तिरुचिपल्ली के फोर्ट में स्टेशन थे, वहाँ पर ये रुके हुए थे, वहाँ पर छुपे हुए थे बेसिकली। ठीक है, तिरुचिपल्ली के फोर्ट में। तो मैंने आपसे कहा था कि एक बार ये अनवरुद्दीन खत्म होने के बाद नेक्स्ट टारगेट कौन बनेंगे, मोहम्मद अली। किसके, फ्रेंच के और चंदा साहब के। तो यहाँ पर होता यही है, फ्रेंच जिसको लीड कर रहे थे डुप्ले, प्लस चंदा साहिब, प्लस सलाबत जंग। सलाबत जंग अपना वो हैदराबाद वाले। ठीक है, इन तीनों की अलाइंड होते हैं, फोर्सेस साथ में जाती हैं तीनों की, और किस पर अटैक करते हैं, तिरुचिपल्ली पर। ठीक है, अब तिरुचिपल्ली पर कौन कौन है, मोहम्मद अली है और उसको सपोर्ट कर रहा है ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स का लीडर उस समय कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फ्रंट बन जाता है बिटवीन फ्रेंच और ब्रिटिशर्स सपोर्टर्स। तो ये एक फ्रंट तैयार हो जाता है। ठीक, अब एक इवेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इवेंट यहाँ पर कंडक्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं आर्कोट एपिसोड। क्या बोलेंगे, आर्कोट एपिसोड। देखो बच्चे, होता क्या है कि जो चंदा साहब यहाँ पर लड़ाई की तैयारी कर रहे थे और तिरुचिपल्ली के लिए लड़ने जा रहे थे, अचानक रॉबर्ट क्लाइव अपने कुछ चाल चलता है। क्या चलता है, क्योंकि चंदा साहेब आरकोट के नवाब हुआ करते थे, आरकोट पर इनका कैपिटल हुआ करता था, आरकोट में। तो रॉबर्ट क्लाइव आरकोट पर हमला कर देता है। वो यहाँ डिफेंड करने की बजाय, तिरुचिपल्ली को डिफेंड करने की बजाय आरकोट पर हमला कर देता है। और जैसे ही चंदा साहब को पता चलता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी ब्रिटिशर्स ने आरकोट पर हमला कर दिया है, ये अपने इस कैंपेन को छोड़ देते हैं। तिरुचिपल्ली के जाने के कैंपेन को छोड़कर अपनी कैपिटल को बचाने के लिए भागते हैं। ठीक है, सलाबत जंग और डुप्लेक अब दो अकेले रह गए, दोनों लोग रह गए। एक उनका साथी छोड़कर जा चुका है अपनी कैपिटल को बचाने के लिए। और जब ये चंदा साहिब अपनी कैपिटल आरकोट को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, लौट रहे होते हैं, ठीक है, तो रास्ते में रॉबर्ट क्लाइव प्लस राजा ऑफ मैसूर प्लस रूलर ऑफ तंजौर, ये तीनों मिलकर चंदा साहिब पर अटैक कर देते हैं। अब चंदा साहिब अकेले हैं, ध्यान रखना, रॉबर्ट डुप्लेक साथ नहीं है। ठीक है, नवाब ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद साथ नहीं है। इन पर ही अटैक करते हैं और चंदा साहिब को मार देते हैं। एक जो कंटेंडर था ये जा चुका है, किसका, कर्नाटक का। कर्नाटक का जो मेन कंटेंडर था चंदा साहिब, जिसकी वजह से ये पूरा सिविल वॉर शुरू हुआ था, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब रही बात डुप्ले की। देखो सलाबत जंग तो कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक पपेट है। डुप्ले के साथ रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं,
रॉबर्ट क्लाइव डुप्ले का ट्रांसफर करवा देते हैं, ठीक है। तो डुप्ले का ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर। अब कहोगे वो कैसे करा सकते हैं ट्रांसफर? देखो, जो फ्रेंच है ये एक सरकारी कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। रॉबर्ट क्लाइव को ये पता था कि सरकारी ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, तो इन्होंने डुप्ले के जो हायर ऑफिसर्स थे जो फ्रेंच में बैठे थे उन्हें ब्राइब कर दिया, उन्हें प्रेशराइज किया, उन्हें पैसे दिए और कहा कि डुप्ले को ट्रांसफ़र करा दो। तो जब ये लड़ाई करने जा रहे थे, पूरी त्रिचिपल्ली पर अटैक करने जा रहे थे, उसी बीच में इनको संदेश मिलता है कि भैया डुप्ले आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, अब आप इंडिया छोड़ के जा सकते हैं। जब इंडिया छोड़ के जा सकते हैं तो डुप्ले को हटा दिया गया। इनके बाद जो नया लीडर आया, नया जिनका जो कमांडर आया, वो इतने कैपेबल थे नहीं, क्योंकि पूरी चाल किसकी थी? डुप्ले की थी। पूरा गेम डुप्ले चल रहा था। सलावत जंग का कोई लेना देना है नहीं, ये तो एक पपेट किंग है, ठीक है। तो ये बिना राजा के लड़ेगा नहीं। चंदा साहब जा चुके हैं, डुप्ले जा चुका है, बचा सलावत जंग। ये अपना हैदराबाद लौट जाता है शांति से। तिरुचिपल्ली सिक्योर हो जाता है। तिरुचिपल्ली पर मोहम्मद अली थे, उन्हें ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भैया आप ही हो अब कर्नाटक के किंग, ठीक है। और इस तरीके से दैट वाज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री। वॉर ज़्यादा नहीं लड़े, लेकिन डिप्लोमेटिकली रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रेंच को हरा दिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप ये बोल सकते हो कि हाँ, ब्रिटिशर्स ने एट लास्ट में जाकर हरा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो फ्रेंच मजबूत रहे थे। और कब तक रहे थे? जब तक डुप्ले प्ले कर रहे थे तब तक, ठीक है। आउटकम क्या निकलते हैं? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये सब हार जाते हैं, जीतता कौन है? ब्रिटिशर्स जीतते हैं। तो ये ट्रीटी साइन करवा लेते हैं। मोहम्मद अली खान एज ए नवाब ऑफ कर्नाटक। फ्रेंच को बुरी तरह हरा दिया जाता है, ठीक है। फ्रेंच के पास कोई अच्छा लीडर बचा नहीं है, डुप्ले जा चुके हैं, तो फ्रेंच सरेंडर कर देते हैं। और एक लिमिटेशन पर सेट कर दी जाती है कि आपके जो सेटलमेंट हैं वो इस एरिया तक ही रहेंगे। एक कन्फाइनमेंट जोन बना दिया जाता है इनके लिए, है ना। आप हर जगह जाके मुंह नहीं मारोगे जैसा अब तक आप करते आए हो। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ब्रिटिशर्स बिकम मोर पावरफुल देन द फ्रेंच, और ब्रिटिशर्स डिक्टेट कर रहे थे टर्म एंड कंडीशंस को ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में, और फ्रेंच उसको मजबूरन एक्सेप्ट कर रहे थे। दैट वाज द आउटकम ऑफ कर्नाटक वॉर सेकेंड। ट्रीटी कब साइन हुई है? 1754 में, ठीक है। दोनों के बीच में ये हो जाता है कि पीस एस्टेब्लिश हो जाएगी, कोई किसी से लड़ाई करेगा नहीं। लेकिन पीस बहुत लंबे समय तक रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती है? 1756 में फिर से वॉर शुरू हो जाता है बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। आप कहोगे सर अभी तो फ्रेंच ने सरेंडर किया था और अभी 2 साल में कैसे लड़ने को तैयार हो गए? देखो, इसका रीजन इंडिया में नहीं है, इसका रीजन है विदेशों में, यूरोप में, ठीक है। 7 ईयर वॉर शुरू हो जाता है। 7 ईयर वॉर कहां पर शुरू होता है? अमेरिका में। अब ऐसा नहीं था कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की राइवलरी सिर्फ इंडिया में थी, ये अमेरिका में भी थी। अमेरिका पर किसका कब्जा रहेगा? तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आपस में अमेरिका में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ता है। मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी बताया था। मैंने ये भी बताया था 7 ईयर वॉर के दौरान जब वहां पर लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में छोटी मोटी घटनाएं हो रही थी। एक दूसरे के खिलाफ फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने की तैयारी शुरू कर रहे थे, ठीक है, जिसको सिराजुद्दौला ने रुकवाया था। बात करते हैं, अच्छा रीजन क्या थे? एक तो 7 ईयर वॉर, इंडिया में कोई रीजन नहीं है। बैटल ऑफ प्लासी आप एक तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि इसी टाइम पर 1756 में ब्रिटिशर्स को बंगाल से बाहर करवा दिया था, सॉरी फ्रेंच को बंगाल से बाहर करवा दिया था ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स का एक तरीके से कब्जा हो गया था पूरे बंगाल पर। तो ब्रिटिशर्स पावरफुल हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं हूं जब पावरफुल तो मैं फ्रेंच को क्यों रहने दूं। तो ये बस एक मौका ढूंढ रहे थे फ्रेंच को इंडिया से बाहर करने का, ठीक है। और 7 ईयर वॉर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा देता है। होता क्या है, इवेंट्स क्या कंडक्ट होते हैं, एक बैटल शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस। एक्चुअली सही शब्द इसका है वंदवासी, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड है इसका वंदवासी। इसको अंग्रेजों ने फिर वॉन्डिवॉस प्रोनाउंस किया था। 1760 में ये वॉर शुरू हो जाता है,
ठीक है, बैटल शुरू हो जाता है। अब आपको कर्नाटक वॉर 3 तो आप सर बोल रहे हो 1756 से शुरू हुआ है, लेकिन पहला इवेंट आप बता रहे हो कि वॉन्डी वॉर शुरू होता है 1760 में। हाँ, 1756 में शुरू तो हो जाता है, लेकिन कोई बहुत बड़े ऐसा नहीं था कि लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं, छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं चल रही थी। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इवेंट टेक प्लेस नहीं होता है। बहुत बड़ा इवेंट टेक प्लेस होता है वॉन्डी वॉर्स में। होता क्या है, वॉन्डी वॉर्स में ब्रिटिश और फ्रेंच ये दोनों आपस में लड़ते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये होता है ब्रिटिशर्स ऑलरेडी पावरफुल थे। क्यों पावरफुल थे? क्योंकि इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था और मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा था फ्रॉम द बंगाल। ठीक है, क्या होता है, इम्पैक्ट क्या निकलता है? पौंडीचेरी जो कि फ्रेंच के हाथ में था ये चला जाता है 1761 में। माहे इन पोर्ट इनके हाथ से चला जाता है, यानी फ्रेंच लड़ ही नहीं रहे थे, एक तरीके से बोल सकते हो। फ्रेंच सिर्फ सरेंडर कर रहे थे, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स पहुंच जाते थे वहाँ ये सरेंडर कर देते थे, क्योंकि इनकी पावर्स थी नहीं यहाँ पर। ठीक है, रिजल्ट क्या निकलता है? कर्नाटक वॉर 3 का रिजल्ट क्या निकलता है? ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है। मैंने कहा था कि ये वॉर इंडिया का नहीं है। ठीक है, ये वॉर ब्रिटिश का वहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है, अमेरिका में और यूरोप में। इम्पैक्ट इंडिया में रहा है, लेकिन ये वॉर इंडिया का नहीं था उस समय। ठीक है, पेरिस में ट्रीटी साइन हो जाती है, यहाँ पर भी लड़ाई रुक जाती है। क्या करते हैं, पौंडीचेरी और चंदे नागर ये 2 जगह दी जाती हैं ब्रिटिशर्स को, जो रिस्टोर की जाती हैं, बाकी सब जगह छीन ली जाती हैं। और फ्रेंच से बोला जाता है कि नाउ यू विल हैव टू गो आउट ऑफ इंडिया, आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेड करना है देन यू हैव द पौंडीचेरी एंड चंदे नागर, इनके अलावा आप कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो इनको कन्फाइन कर दिया गया, इनकी लिमिटेशन सेट कर दी गई, और इंडिया से एक तरीके से इनका जो मन था, एपेटाइट था टू रूल टू कंट्रोल द इंडिया, ये यहाँ से परमानेंटली एलिमिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ कर्नाटक वॉर 3। ठीक है, दैट वाज द आउटकम, दैट इज ट्रीटी ऑफ पेरिस, दैट इज पौंडीचेरी एंड चंदे नागर वॉर रिस्टोर्ड। ठीक है, सो why Wandy Wars is important? Because Wandy Wars is the final war between French and Britishers that decide that who will rule. That decide who will rule. Now the Wandy Wars decide that the British will rule India and French have to leave India. That's why the Wandy Wars is important. I hope you are getting Carnatic Wars first, second, third clear है। कोई डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।